नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि झारखंड की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, झारखंड में अगले 2 दिन में 40 डिग्री जाएगा पारा। प्रदेश के मौसम में नहीं होगा बड़ा बदलाव। बीते 24 घंटे में बहरागोड़ा रहा सबसे गर्म। जी हां साथियों, आपको बता दें कि झारखंड में आसमान से आग तो नहीं बरस रहा, पर बीते 3 दिन में भीषण गर्मी लगने के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे प्रदेश में जहां पिछले 3 दिन में औसत तापमान 5 डिग्री तक तापमान चढ़ा है, वहीं केवल राजधानी रांची का पारा 3 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। मौसम में परिवर्तन के आंकड़े बता रहे हैं कि रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो बुधवार को 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, वहीं राज्य का पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के करीब करीब सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री या इससे नीचे ही रहेगा। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक गर्मी बहरागोड़ा में रही। वहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अभी राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका है। देवघर, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, हजारीबाग और सिमडेगा ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब है। सबसे अधिक तापमान वाले जिलों में कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री है। ईद पर बाजार में सजी स्वादिष्ट सेवइयों की दुकानें। सौदागर मोहल्ला, गोलपार, नई सराय सहित कई जगहों पर ईद मिलन समारोह के आयोजन की तैयारी। जी हां साथियों, आपको बता दें कि रामगढ़ के बाजार में ईद की खरीदारी से रौनक बनी हुई है। बाजार में सेवइयों की दुकानें सजी है। दूसरी ओर लोग दुकानों में सीप, कुर्ता, सूट, टोपी, हाजी, रुमाल और अपनी पसंद के कपड़े खरीद रहे हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल, बिहार व झारखंड के कई प्रकार की स्वादिष्ट सेवइयां बाजार में बिक रही है। देर शाम तक बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ लग रही है। क्या बच्चे, बुजुर्ग तो क्या महिला, युवती और पुरुष व युवक सभी ईद त्योहार मनाने को लेकर उत्साहित हैं। आपसी सौहार्द में सेवइयों की मिठास के साथ खुशियों की ईद मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सौदागर मोहल्ला, गोलपार, नई सराय सहित कई जगहों पर ईद मिलन समारोह के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मोहल्लों को सजाया गया है। विद्युत सज्जा से मस्जिद जगमगा रहा है। वहीं शहर के मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी बोले, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता, सदन अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही। आपको बताते चले कि बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। इस बीच विपक्ष के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। सांसद ने स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए। हाउस एडजर्न कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। अभी भी मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन की जगह होती है, यहाँ अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेले के बारे में बोला। मैं कहना चाहता हूँ कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ। बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन बोलने नहीं दिया। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। सच्चाई यही कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूँ। सदन बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। सीएम ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को बांटे स्मार्टफोन, कहा ये काम को आसान बनाएगा, लेकिन ऐप डाउनलोड करने में सावधानी बरतें। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षिकाओं और हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन बांटा। उन्होंने कहा कि तकनीक रोज बदल रही है, ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं, सेवाओं और गतिविधियों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे काम में सहूलियत भी होगी और तेजी भी आएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, ये काम को आसान बना रहा है। आज स्मार्टफोन के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना आसान नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार आपको स्मार्टफोन दे रही है ताकि आप बेहतर ढंग से काम कर सकें। इससे आप आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकेंगी, इसे सुरक्षित भी रख सकेंगे। इससे काम की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल सरकार द्वारा बताए ऐप के जरिए सरकारी काम में करें। ऐप डाउनलोड करने में सावधानी बरतें। लोक लुभावन और प्रलोभन वाले संदेशों के झांसे में न आए, क्योंकि थोड़ी सी चूक और लापरवाही हुई तो आपको आर्थिक नुकसान के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट बोला पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर। ताजमहल के आसपास 454 पेड़ काटे थे, प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताजमहल के आसपास अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही जुर्माने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी या संस्थान से अनुमति लिए बिना पेड़ नहीं काट सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक व्यक्ति ने पेड़ काटने पर जुर्माना लगाने पर जुर्माना और कार्यवाही न करने की मांग की थी। बेंच ने सीनियर एडवोकेट एडीएन राव के सुझाव को स्वीकारा कि अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि कानून और पेड़ों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का बेंचमार्क भी तय किया है कि ऐसे मामलों में कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए।